तो कल के क्लास के अंदर हम लोगों ने समस्थानिक क्या होते हैं, संभारिक क्या होते हैं और नाभिक के अंदर क्या क्या पाया जाता है, इन सभी बातों का हम लोगों ने जो है चर्चा की थी। इन सभी बातों पर आज हम लोगों को क्या करना है, वहीं जहां पर हम लोगों ने संभारिक को पढ़ा था उसी के आगे अगली हम लोग डेफिनेशंस पढ़ लेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन। तो तीसरे नंबर की डेफिनेशन है जिसे हम लोग कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक, और इसी को कहा जाता है आइसोटोन्स। तो अगली डेफिनेशन है हमारी सम न्यूट्रॉनिक और इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में आइसोटोन्स। अच्छा, एक बात आपको ये समझ में आ रही होगी कि इसमें कौन सी चीज समान होगी, क्योंकि नाम में ही छिपा रखा है सम न्यूट्रॉनिक, यानी ऐसे नाभिक जिनके अंदर केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। समस्थानिक में क्या होता था, ऐसे तत्व जिनके अंदर जो है परमाणु क्रमांक समान हो उन्हें समस्थानिक कहते थे, आइसोटोप कहते थे। संभारिक क्या होता था, ऐसे तत्व जिनमें परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो लेकिन परमाणु भार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो उन्हें कहते थे हम लोग संभारिक। तो सम न्यूट्रॉनिक, अच्छा न्यूट्रॉन पाया जाता है नाभिक के अंदर, तो कहेंगे ऐसे नाभिक जिनके अंदर केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। चलिए लिखते हैं, ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ये क्या कहलाएंगे भैया, सम न्यूट्रॉनिक। अच्छा, सम न्यूट्रॉनिक के अंदर खास बात क्या होगी, इनके अंदर जो भी होगा भाई वो सीधे सीधे इनके अंदर जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी भाई, समान पाई जाएगी। जैसे देखिए पहला एग्जांपल दिया हुआ है हमारा 1H3 व 2He4। अब इसके अंदर हमें न्यूट्रॉन निकाल लेने हैं। अच्छा, न्यूट्रॉन निकालने का सूत्र होता था कि जो हमारा परमाणु भार है यानी 3a माइनस जेड कर देते, और जहां पर जेड होता था परमाणु क्रमांक, ए होता था परमाणु भार। तो बताइए n बराबर क्या आ जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे आंसर आ जाएगा 2, यानी इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं, 2। अब इसी तरह इसमें भी न्यूट्रॉन निकाले तो n बराबर होता है a माइनस का जेड। a है यहाँ पर 4, माइनस का जेड कितना है 2, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 2। यानी इसमें भी न्यूट्रॉन की संख्या 2 है 1H3 के अंदर, और 2He4 के अंदर भी न्यूट्रॉनों की संख्या सेम है, यानी दोनों के अंदर न्यूट्रॉन है। यदि न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो, तो क्या हो जाता है, अगर न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो तो उसे क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। अगली एक बार देख लीजिए, जैसे दूसरा है एग्जाम्पल हमारा Li37 और Be48। अब इसके अंदर चेक करना है ये सम न्यूट्रॉनिक है कि नहीं। तो बताइए यहाँ n बराबर कैसे निकालेंगे, 7 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा भाई, 7 में से 3 घटाओगे 4। यहाँ पर भी करेंगे n बराबर 8 माइनस 4, तो बताइए जब 8 माइनस 4 करेंगे तो 4, यानी इसके अंदर भी न्यूट्रॉन 4 है और इसके अंदर भी न्यूट्रॉनों की संख्या 4 है। और जब न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो तो ऐसे नाभिकों को कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक, आइसोटोन्स कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स क्या है, ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो ये बात हो गई इसकी, सम न्यूट्रॉनिक की बात हो गई, और ये एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। तो आप लोग एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगली डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये सम न्यूट्रॉनिक हमारा कंप्लीट हो गया।
डेफिनेशन है न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड के अंदर क्या होता है कि जो तत्व जिनके परमाणु क्रमांक और उनके अंदर उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों क्या होती है, समान होती है। तो लिखेंगे इसके अंतर्गत परमाणु क्रमांक न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। अब एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। पहले एक बात समझ लीजिए, कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर जो भी तत्व आएंगे और उनका जो परमाणु क्रमांक होगा वही परमाणु क्रमांक जो है उनके अंदर जो उपस्थित न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन और उनके अंदर जो हमारा एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक है, दोनों समान होंगे। जैसे एग्जांपल की मदद से समझते हैं। पहला लिखा हुआ है कार्बन 612। अच्छा, इसके अंदर जो हमारा परमाणु क्रमांक है जिसे हम लोग जेड कहते हैं, ये कितना है भाई, 6 है। अब न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं। न्यूट्रॉन होता है A- का जेड। ए कितना दिया हुआ है हमारे पास 12, जेड कितना दिया हुआ है 6। अब न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे भाई 6। तो परमाणु क्रमांक 6 है और न्यूट्रॉन भी 6 है। जैसे एक और एग्जांपल देखेंगे, जैसे लिखा हो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होता है 8 और 16। तो बताइए यहाँ पर हमारा परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा 8, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या A-Z यानी कितनी हो जाएगी 16 - 8 यानी n बराबर 8। देखिए यहाँ पर भी परमाणु क्रमांक 8 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 8 है, यानी दोनों आपस में समान है। तो ये कहलाएगा न्यूक्लियाइड। और इसमें परमाणु क्रमांक 6 है, न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी है 6। जब परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है तो उन्हें क्या कह देते हैं हम लोग, न्यूक्लियाइड कह देते हैं। तो ये एक डेफिनेशन और हो गई। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को पढ़ना होगा नाभिक का आकार। तो चलिए इसको एक बार जल्दी से हम लोग नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला हमारा टॉपिक है नाभिक का आकार। अगला टॉपिक है हमारा नाभिक का आकार। तो जो नाभिक का आकार है वो सीधे डिपेंड करता है, सीधे समानुपाती होता है परमाणु भार के। तो नाभिक का आयतन जो है परमाणु भार के समानुपाती होता है। तो लिखेंगे नाभिक का आयतन उसके परमाणु भार के समानुपाती होता है। अब ये बात हमने जानी कि जो परमाणु भार है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। अब इसके बाद यानी जो जो नाभिक का आकार होगा वो वॉल्यूम को मान लिया अभी, क्योंकि आकार है गोले के आकार का होता है तो वॉल्यूम मानिए। ये समानुपाती है किसके, परमाणु भार। और परमाणु भार को दिखा देते हैं हम लोग ए से। तो ये हो गया वॉल्यूम, यानी समानुपाती हो गया किसके, ए के। अब वॉल्यूम किसी भी गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³ समानुपाती ए। अच्छा, यहाँ पर समानुपात है 4/3 और पाई, ये तीनों का मान क्या है, एक नियतांक है। तो ये नियतांक चला जाएगा किसके, समानुपात के पास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा r³ समानुपाती a। अच्छा, यहाँ पर इसकी पावर 3 है, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा r समानुपाती a की पावर 1/3।
अगर हम लोग समानुपात हटाते हैं तो क्या लेकर के आते हैं, नियतांक, और इस समानुपात को हटाने के लिए नियतांक लेके आते हैं R0। क्या लेके आएंगे, R0 A 1/3। तो ये हमारा आ गया रेडियस, जो हमारा आयतन है, जो परमाणु का आयतन है उसका रेडियस निकल के आ गया। अब R0 को कहते क्या है, अनुभाविक नियतांक। तो R0 जहां R0 क्या है, आनुभाविक नियतांक है, आनुभाविक नियतांक है। इसे कहते हैं एम्पेरिकल कांस्टेंट, इसे कहेंगे एम्पेरिकल कांस्टेंट। और साथ ही साथ क्या करना है, जो हमारा अनुभाविक नियतांक है इसका आपको क्या याद रख लेना है, मान भी याद रख लेना है कि R0 की वैल्यू कितनी होती है। तो इसकी वैल्यू होती है R0 बराबर 1.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो यहाँ पर वैल्यूज की याद रखना है, R0 बराबर 1.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ये इसका मान होता है। तो ये हो गया हमारा नाभिक का आकार के बारे में बात हो गया, और हर एक चीज आपको दिख रहा होगा। ये है हमारा आयतन और ये है क्या, हमारा परमाणु भार। अगर याद हो आपको तो ए से हम लोग डिनोट करते थे परमाणु भार को, और रेडियस का सूत्र निकल के क्या आ गया, R बराबर R0 A की पावर 1/3। और R0 क्या है, यहाँ पर अनुभाविक नियतांक है। मान कितना है इसका, R0 बराबर 1.1 इंटू 10⁻⁻15। तो एक बार इसको दोहराते हैं फिर आगे चलते हैं। नाभिक का आकार क्या है, नाभिक का जो आयतन है उसके परमाणु भार के क्या होता है, समानुपाती होता है। उसके जो परमाणु भार है उसके क्या होता है, समानुपाती। तो हमने लिख लिया आयतन समानुपाती है परमाणु भार के। अब आयतन एक गोलाकार है हमारा नाभिक, तो हमने लिख लिया वो एक गोलाकार है, तो इसलिए गोले का आयतन 4/3 पाई R3। समानुपाती परमाणु भार लिखा है, परमाणु भार लिखा रहने दिया। फिर 4/3 पाई का मान एक नियतांक होता है, इसलिए नियत वाली चीज सभी समानुपात के अंदर समाहित हो जाती हैं। तो ये इतना मान उठाकर हमने इसके अंदर कर दिया। बचा हमारे पास R³ समानुपाती A। अच्छा पावर है इधर, पावर क्यूब है, अगर उधर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाती है, पलट जाती है, तो 1/3 हो गया। अगर समानुपात को हटाते हैं तो नियतांक यहाँ पर लेके आते हैं R0, और सूत्र निकल के आ गया R बराबर R0 A की पावर 1/3। A यहाँ पर क्या है, परमाणु भार, R क्या है, यहाँ पर नाभिक की त्रिज्या है। अच्छा बताइए, जो हमने R0 निकाला है, R0 का नाम क्या होगा, आनुभाविक नियतांक, और इसका मान कितना होता है 1.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो चलिए एक बार इतना नोट करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगली रीडिंग है हमारी नाभिकीय घनत्व। नाभिकीय घनत्व, नाभिकीय घनत्व इसे कहा जाता है न्यूक्लियर डेंसिटी। नाभिकीय घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को ही नाभिकीय घनत्व कहते हैं। तो लिखेंगे द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को नाभिकीय घनत्व कहते हैं। अच्छा इसे किससे दर्शाते हैं, इसे रो से दर्शाते हैं। चलिए अब भाई इसको निकालते हैं, कितना आएगा रो। तो हमने लिखा रो। अच्छा मास लेना है, यहाँ पर मास द्रव्यमान, और यहाँ पर क्या लेना है, बटे में आयतन। अच्छा द्रव्यमान अगर हमको पता हो जाए तो क्या होता है, किसी भी नाभिक का द्रव्यमान क्या होता है, उसके अंदर मान लो उसका एवरेज, जो हमारा औसत द्रव्यमान है वो मान लेते हैं m। और अगर किसी भी चीज को किसी औसत को अगर हम लोग गुणा कर दे उसके किससे भैया,
उसके अगर हम लोग परमाणु भार से योग कर दे, गुणा कर दे, तो हमें क्या निकल आ जाता है, वास्तविक द्रव्यमान निकल आता है। तो हम लोग लिख लेते हैं इधर, माना m क्या है भाई, औसत द्रव्यमान है, औसत द्रव्यमान, और जबकि a क्या होता है भैया, परमाणु भार। चलिए भाई अब रखते हैं, तो रो बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान, अगर पूरा द्रव्यमान बनाना है तो क्या कर देंगे, m इंटू में a, अपान में आयतन क्या है, आयतन को लिखते हैं v। अब भैया सूत्र सबके रख दीजिए ma, अब v का मान क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। अच्छा r का मान हमने अभी निकाला है, r बराबर r0 a की पावर 1/3। यहाँ पर r का मान पुट कर देंगे, यहाँ पर 4/3 है, 4 पाई है, 3 कहाँ चला जाएगा, बटे में है ऊपर, तो रो बराबर क्या लिखेंगे, 3ma अपान में 4 पाई, और r का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, r का मान अंदर रखेंगे r0 a की पावर 1/3 की पावर 3, ये हो जाएगा r का मान। अब इसको हम लोग खोलकर इधर लिख रहे हैं, यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए R0 यहाँ पर 3 है, 3 की गुणा अंदर पावर से होगी तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, a। फिर यहाँ पर 3 की पावर R0 से होगा तो R0 की पावर क्या हो जाएगा, 3। तो हम लोग लिखेंगे रो बराबर 3 ऊपर है ma अपार में 4 पाई R0 की पावर हो जाएगा 3, और यहाँ पर a क्या रहेगा, a, क्योंकि 3 की 3 से गुणा होगी तो ऊपर नीचे कैंसिल। अच्छा ऊपर नीचे a क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो रो बराबर क्या लिख सकते हैं, 3m अपान में 4 पाई R0 क्यूब, यही हो जाएगा हमारा नाभिकीय घनत्व। तो ये आ गया भरा हमारा नाभिकीय घनत्व। अच्छा नाभिकीय घनत्व में एक बात देखिए, आपको साफ दिखाई पड़ रही होगी, वो बात क्या है कि नाभिकीय घनत्व जो है वो किसी भी तरीके से जो परमाणु भार है उसके ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है। तो नाभिकीय घनत्व किसके ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है, परमाणु भार के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है। तो एक बात हम लोग नोट करके जरूर लिखेंगे, जहां पर जगह होगी यहां पर लिख रहे हैं, यहां पर नोट करके लिखेंगे, नाभिकीय घनत्व, नाभिकीय घनत्व, घनत्व परमाणु भार पर, परमाणु भार पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता है। चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखा जाता है, फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर।